का चुनाव इस वक्त पूरे देश में एक तरह से सबसे बड़ा चुनाव बना हुआ है। सबकी निगाहें वहां पर टिकी हुई हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि छह छह पार्टियों की किस्मत जो है वो दांव पर लगी हुई है। इस चुनावी समर में पार्टियां टूटी हैं, परिवार टूटे हैं, और अब निगाहें अगर देश के किसी एक शख्स पर आकर टिकी हुई हैं तो वो हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे। और हमारे साथ वो इस वक्त मौजूद हैं। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी में। उद्धव जी, पूरे देश की निगाहें तो टिकी हुई हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज आपसे एक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से, राहुल गांधी जी से बाला साहब ठाकरे जी के लिए हिंदू हृदय सम्राट बुलवाकर दिखाइए, चैलेंज कर रहे हैं। पहले वो खुद कहें कि वो बाला साहब उनके कोई क्लासमेट नहीं थे, तो पहले वो शुरू करे हिंदू हृदय सम्राट, फिर मैं कहूँगा। वो कह रहे हैं कि आपको अच्छी नहीं, लेकिन ये जो सवाल है यही तो उनकी एक खासियत है, लोगों को भटकाना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों के जीवन से क्या मतलब रखती है। बाला साहब तो हिंदू हृदय सम्राट है ही, लेकिन आज जो हमारे राज्य के काश्तकार है, जैसे मैंने अभी अभी कहा, सोयाबीन है, कॉटन है, बाकी सारे है, वो परेशान है। महंगाई चढ़ रही है ऊपर, उसके ऊपर मोदी जी कुछ कहे तो वो छोड़कर बराबर ठीक वही बात छोड़कर वो हिंदू मुस्लिम कहेंगे, वो ये सारी जो बातें हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है इस चुनाव से, वो कहते हैं। वो कह रहे हैं एक बार तारीफ करवाइए बाला साहब ठाकरे वो तो जी लेकिन की, मैं उनको याद तो दिलाना चाहता हूँ, अच्छी नींद आएगी, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो ऐसा तंज कस रहे उनको? हैं। नहीं, आपको। मुझे क्या अस्पताल की जरूरत है? मुझे लगा उनको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उनको मैं याद दिला दूं, जब हमारी महाविकास आघाड़ी की मीटिंग हुई थी शिवाजी पार्क, तो मैं भी था मौजूद। राहुल जी आए थे और उन्होंने भी अभिवादन किया था मेरे पिताजी के स्मारक पर, जहां आज शायद पता नहीं मोदी जी घुटने पर गए होंगे ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए। उद्धव जी, चूंकि मोदी जी का जिक्र हुआ, तो आपके वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं बैक चेकिंग के। आपके चक्कर में सीएम डीसीएम सभी को उनके वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट करने। वो मोदी जी जानना चाहते हैं कि इतना मैं इनको परेशान कर रहा हूं, तो ये खाते क्या है कि हर वक्त मेरे से लड़ाई करते हैं, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? तो वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बैग में क्या है मेरे। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं, लेकिन आप अड़े हुए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का भी बैक चेक करते हुए वीडियो आपको देखना है। यस, वो इसलिए देखना है क्योंकि मेरे पिताजी जो कहा करते थे कि जब भी कोई चुनाव आता है तो देश का प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार के लिए नहीं आनी चाहिए, मुख्यमंत्री भी नहीं आनी चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपके पार्टी के नहीं। आप जो शपथ लेते हो कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, उनके पार्टी का प्रधानमंत्री वो नहीं है। तो जैसे मैं मेरे पार्टी का प्रमुख हूँ, अगर वो उनके पार्टी के प्रमुख है या स्टार कैंपेनर है, तो जो सुविधा और जो कानून मेरे लिए है वो उनके लिए भी होने चाहिए। ये इसमें गलत क्या है? इसमें गलत कौन सी बात मैंने कही? अगर वो प्रधानमंत्री है तो देश संभालना उनका काम है। आज भी मणिपुर से खबरें थोड़ी सी आती है, अब तो आना बंद ही हो गया, लेकिन पिछले हफ्ते में एक खबर आई थी कि एक 31 साल की उम्र की आदिवासी महिला जिसका अत्याचार उसके ऊपर हुआ और जिंदा जलाया गया, 3 बच्चे की माँ थी वो। कि ये देखना मोदी जी का या गृह मंत्री जी का काम नहीं है? वो वहाँ जल रहा है मणिपुर और आप यहाँ वोट मांग रहे हैं, शर्म की बात है। आपने गृह मंत्री जी का जिक्र किया तो उनका एक बयान भी आपको सुनाती हूँ। उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बन गए। वो तो मैंने उनको अब्दाली भी कहा था ना, अहमद शाह अब्दाली है वो, उनके शायद कुछ ये रहेंगे वो। नहीं, वो तो कह रहे नहीं, हैं। औरंगजेब कहाँ से लाया उन्होंने? जब मैं उनके साथ था तो मैं कौन था? तो ये भी एक बात है कि ये सारी जो बातें हैं, आपको भविष्य नहीं दिखता है, इतिहास में क्यों जाते हैं आप? और ऐसी कौन सी मैंने बात की है? मैंने भाजपा को लताड़ा है ना, हिंदुत्व तो छोड़ा है ना, मैं कभी छोड़ूंगा। और उन्होंने जो मुझे और एक चुनौती दी है या कुछ सवाल पूछे, अब तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? अरे राम मंदिर आपका नहीं है, और मैं भाजपा मुक्त राम ही चाहता हूँ। भाजपा मुक्त राम? भाजपा मुक्त राम, वो जैसे वो कोई भाजपा का ऑफिस नहीं है। पहले तो ऊपर से लीकेज है वो रोके, और शंकराचार्य जी ने भी कहा था कि वो पूरा मंदिर पूरा होना चाहिए, मंदिर का निर्माण पूरा होना चाहिए, उसके बाद सब जाए। तो वो भी अधूरा है। तो जब पूरा होगा तब जाएंगे आप? मैं उसके पहले भी गया था, और इनसे इजाजत लेने की आवश्यकता क्या है? लेकिन आज महाराष्ट्र की जनता अपनी जीवन की लड़ाई लड़ रही है,
महाराष्ट्र अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें उठाकर गुजरात लेके जा रहे हैं, उसके बारे में मोदी जी और शाह जी क्यों नहीं कुछ कहते। जैसे आज हम बैठे हैं छत्रपति संभाजीनगर में, यहाँ जब मैं मुख्यमंत्री था तो मेडिकल डिवाइस पार्क हम यहाँ लाना चाहते थे। अगर वो बात बन जाती तो यहाँ के जितने सारे मेरे मराठवाड़ा के युवा है, युवती है, लगभग 1 लाख के आसपास लोगों को रोजगार मिलता। आपने भी हिंदुत्व तो का लेकिन वो गया गुजरात। आपने भी हिंदुत्व का जिक्र किया है। आपने कहा कि नहीं, मैंने नहीं किया, आपने नहीं, पूछा तो मैंने मैंने पूछा कहा। तो उसके जवाब मैं तो में आज आपने भी कहा। सोयाबीन को दाम कब मिलेगा, हाँ। कॉटन को दाम क्यों नहीं मिल रहा है, तो ये सारी बातें मैं कह रहा हूँ। लेकिन लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, सारे जो उद्योग थे वो गुजरात क्यों जा रहे हैं, यहाँ महाराष्ट्र में कोई क्यों नहीं आ रहा है, आने वाले और थे वो सारी बातें गुजरात के लिए क्यों, ये सारी बातें मैं पूछ रहा तो यानी हूँ। उसका उत्तर वो दे। चलिए, तो उसका बाकी उत्तर वो भी हम फैन जानेंगे। क्लब बिन क्लब छोड़ दो। आप देखिए बुनियादी मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील देश में, राज्य में, यहाँ पर अब चुनाव सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर लड़ा कौन जा कर रहा रहा है। है? कोई कह रहा है कौन कर रहा है? बटेंगे कटेंगे, आप कह रहे हैं कि ये नहीं, लूटेंगे, ये छीनेंगे। बटेंगे कटेंगे नहीं, उनका नारा है लूटेंगे और बांटेंगे। महाराष्ट्र को लूटेंगे और दोस्तों को बांटेंगे, ये भाजपा का असली नारा है जो वो कर रहे हैं, लूटेंगे और बांटेंगे। लेकिन उनका कहना है कि आप चूंकि आपके पास आप पहले तमाम लोग मुस्लिम मतदाता उतनी बड़ी संख्या में आपके लिए वोट नहीं करते थे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज ने आप पर विश्वास दिखाया, आप लोगों के लिए मतदान क्या किया। आपत्ति क्या है? क्या मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है? और सच कहूं तो मुस्लिम लोगों ने मोदी जी को वोट देना चाहिए था। नवाज शरीफ का केक उन्होंने खाया था, मैंने नहीं खाया। जामा मस्जिद में मोहन भागवत जी गए थे और कई सारे ऐसी बातें हैं, मेरे पास फोटो भी है। तो वो करे तो कुछ भी चलता है और मैं करूं तो पाप है, ऐसे थोड़ी होता है। तो आपका हिंदुत्व कैसा है? नहीं, मेरा हिंदुत्व देखो, अच्छा ये सवाल अच्छा है। हिंदुत्व में फर्क है। उनका हिंदुत्व घर जलाने वाला है और मेरा हिंदुत्व घर का चूल्हा जलाने वाला है। मैं एक दूसरे का घर जलाकर अपना मैं हिंदू हूँ मैं नहीं कहूँगा। जब हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो लोगों को भी लगना चाहिए अरे हाँ ये है, सचमुच इसने कुछ हमें दिया, तकलीफ नहीं दी, अच्छा कुछ दिया। आप कहते हैं हमारा हिंदुत्व घंटा बजाने वाला नहीं है। तो इसको थोड़ा समझाएं हमें कि देखो, आप अभी हम वापस डिरेल हो रहा है चुनाव छोड़कर, तो इस बारे में हम चुनाव के बाद भी बात कर सकते हैं, लेकिन आज हम ट्रैक पर गाड़ी रखे। चलिए चुनाव की बात कर लेते हैं। चुनाव में देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि वोट जिहाद हो रहा है। वही बात आ गई वापस। लेकिन पर वो तो यही कह रहे हैं ना, अब उनका सत्ता जिहाद है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं रहे। वो धर्म युद्ध का ऐलान कर रहे हैं। ये गुनाह है, अपराध है। इलेक्शन कमीशन अगर कुछ देख रहा है तो उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए। धर्म युद्ध मतलब क्या है, वो समझाए जरा धर्म युद्ध का मतलब। देखिए वो ये कह रहे हैं कि जब चुनाव शुरू हुआ तभी उन्होंने कह दिया कि आज से हमारे लिए ये शंखनाद हुआ है और महाविकास आघाड़ी के लिए ऐलान हुआ है। तो ये जो ऐलान शब्द है, उस ऐलान के जरिए ये फिर से मैं कहता हूं उनकी लाइन पर मैं क्यों चलूं, मैं मेरी लाइन लेके चल रहा हूं। मैं लोगों को अच्छा कुछ देना चाहता हूं, रोजगार देना चाहता हूं। मेरे काश्तकार है, उनके जितने सारे क्रॉप है उनको भाव देना चाहता हूं, हमी भाव वो देना चाहता हूं। महिलाओं को सुरक्षा देना चाहता हूं। जो बच्चे हैं महाराष्ट्र के, कई सारे बच्चे, आज ही मैंने जिक्र किया, मेरे पिताजी मतलब बाला साहब, उनको स्कूल की शिक्षा छोड़नी पड़ी क्योंकि फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे दादाजी को भी स्कूल छोड़नी पड़ी थी। आज भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। तो मैं उन सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन देने वाला हूँ। जैसे महिलाओं मतलब बच्चों को मिलता है, वैसे मैं बच्चों को भी देने वाला हूँ। तो ऐसी कुछ बात करें। आपने महिलाओं का जिक्र किया है, लाड़की बहन। इस वक्त अगर बात करें तो बीजेपी बहुत बुलिश है लाड़की बहन योजना से। वो कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं उनके साथ खड़ी होंगी क्योंकि वो महिलाओं का सोच रहे हैं। लेकिन लाड़की बहना अगर देखो, ये भाई दूज, रक्षाबंधन, ये तो हमारे पुराने संस्कार है और कभी भी आज तक किसी भी भाई ने अपनी बहन को क्या दिया उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं की। ये कोई भाई का रिश्ता नहीं हो सकता। जहाँ मैं गया था कन्नड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहाँ की उनकी जो प्रत्याशी है उन्होंने कहा अगर आपने वोट नहीं दिया तो हम 3000 वसूल करेंगे। मतलब क्या? जो दूसरे उनके एमपी है कोल्हापुर से, महाडिक, उन्होंने तो खुलेआम कहा कि ये सारी जो महिलाएं इनके फोटो निकाल के रखो,
और ये अगर वहाँ जाएंगी तो देख लेंगे, तो ये कौन सा प्यार है? तो आप कह रहे हैं लाड़की बहन के जरिए वो वोट खरीद रहे हैं? खरीदने वो नौकर समझ रहे महिलाओं को कि हम आपको क्या कहते सैलरी दे रहे हैं, आप हमारे यहाँ काम करें। लेकिन ये चुनौती नहीं होगी। आपने 3,000 का वादा जरूर किया है कि अगर आप सत्ता में आते हो तो 3,000 देंगे, लेकिन कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आपने देरी कर दिया। आपने जो मैनिफेस्टो लाया उसमें कई सारी योजनाएं हैं, लेकिन देखेंगे ना, मेरे हाथ में मशाल है, दे रहे लेकिन अंधेर नहीं है। तो आपको लग रहा है आप लोग की जो बातें जितने भी आपने अनाउंसमेंट की है, क्योंकि उनकी सिम्स काफी समय से चल रही है, लोगों के हाथ में पैसे आने लग गए हैं। देखो मैंने 2.5 साल कारोबार देखा है और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कोरोना पूरे दुनिया पर छाया हुआ था। उस दरमियान भी मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात मेरी लोगों ने मानी और इसलिए वो मुझे परिवार का प्रमुख मानते हैं। एक जो रिश्ता आज तक या शायद कुछ ही लोगों के साथ ऐसा रिश्ता हुआ होगा अपने लोग जनता के साथ, वो सौभाग्य मुझे मिला। ठीक है, तो उस वक्त भी महाराष्ट्र की तारीफ दुनिया में हुई थी और हमने करके दिखाया। उस वक्त भी हमने हमारे काश्तकारों को कर्ज मुक्त करके दिखाया था। 10 रुपए में शिव भोजन थाली, हमने थाली खाली थाली नहीं बजाई, गो कोरोना गो। कोरोना के समय तो हमने मुफ्त में दिया था अनाज। 6 लाख से भी ज़्यादा मजदूर जो अन्य राज्यों से यहाँ आए हुए हैं, वो जब उनके घर जाना चाहते थे तो उनको हमने 1-1.5 महीना तक संभाला था, क्योंकि वो तो बेताब थे घर जाने के लिए। और बाद में जब उनका संयम टूटा तो वो चल पड़े, तो उस वक्त भी हमने एसटी बसेस से उनको हमारी सीमा तक पहुंचाया। बहुत सारी बातें हमने की, ये तो बातें हमने करके दिखाई है। जैसे मैंने कहा, तो यहाँ हम मेडिकल डिवाइस पार्क लाना चाहते थे, बल ड्रग पार्क महाराष्ट्र में लाना चाहते थे, टाटा एयरबस लाना चाहते थे। 6 लाख से भी ज़्यादा, 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा MOU साइन हुए थे, उनके लिए जगह भी दिखाई गई थी। सरकार जैसे हमारी इन्होंने गिरा दी, वो सारे उद्योग चले गए गुजरात। उधर जी आपने जिक्र किया सरकार गिराने का, तो सवाल ये भी उठता है कि आपकी अपनी पार्टी के भीतर इतना सब कुछ हो रहा था, इतने लोग नाराज थे, बागी थे। नाराज नहीं थे, चलिए लालची थे। तो आप लालची, नाराज और लालची में फर्क है। चलिए लालची थे तो आपको इसकी भनक नहीं लगी थी? आपको पता नहीं लगी चल रहा थी? देखो ऐसा है, मेरा ऑपरेशन हुआ था और कुछ दिन मेरे लिए बहुत ही भयानक थे। मैं कंधों के नीचे मेरी हलचल ही बंद हुई थी। तब भी मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से कैबिनेट मीटिंग कर रहा था। ऑपरेशन के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग मैंने हॉस्पिटल से की थी। कोरोना भी बाहर, उसका आतंक तो था ही, और मेरे पास खबरें तो आ रही थी और मेरे समझ में आ गया कि ये लोग बिक गए हैं और उनके पाप उनको डुबा रहे हैं। तो ऐसे लोग मैं मेरे साथ नहीं रखना चाहता था, पर वो क्योंकि अगर मैं उस वक्त भले उनको मैं रोक भी सकता था ना, उनको, मैं तो चीफ मिनिस्टर था, सारी खबरें मेरे पास आया करती थी, आती थी। मैं अगर चाहता तो इनको रोक कर रख सकता था, लेकिन मुझे मालूम है ये दिल से मेरे साथ नहीं है, तो ऐसा साथी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन शिंदे जी तो कह रहे हैं क्योंकि आप अति महत्वाकांक्षी थे और आपको सीएम पद हाँ, से मुझे नीचे सीएम कुछ भी नहीं, मुझे मंजूर प्राइम नहीं मिनिस्टर है। बनना था। बोलो अभी क्या है मेरी महत्वाकांक्षा? कुछ भी बोलते हैं तो उसे कोई मतलब नहीं है। पर उनका जब कई बार दावा किया जा रहा आप लोग की तरफ से कि एकनाथ शिंदे आए थे, वो आपके सामने रो रहे थे, आपने उनसे पूछा था कि आपको सीएम बना, वो पूरा वाक्य क्या वो बातें सारी हो गई, लेकिन उसका आज के चुनाव से संबंध क्या है? जो मैं कह रहा था कि हमारे 2.5 साल में जो हमने किया वो किया, इन्होंने 2.5 साल में अपने कॉन्ट्रैक्टर की जेब भरे। जो विकास की बात कर रहे हैं ये बोगस विकास है, बोगस है। आज तक जो 1 साल पहले की बात है, 1 साल या 1.5 साल, मुंबई के रास्तों के उद्घाटन, भूमि पूजन प्राइम मिनिस्टर साहब ने किए थे, उसमें से एक भी रास्ता अब तक उसका काम नहीं शुरू हुआ। टेंडर चढ़ा बढ़ा कर देते हैं, पैसा निकालते हैं और पैसा भी गया, काम भी गया। बहुत इतनी सारी कहानियां आ रही है भ्रष्टाचार की, शौक लगता है कि ये लोग, मुझे अब शर्म आती है कि कभी हमारे थे। चलिए, जनता के बीच आप ये नैरेटिव पहुंचाने में कामयाब होंगे कि नहीं, ये अभी उसमें वक्त बताएगा। 23 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन विपक्ष की तरफ से, विरोधियों की तरफ से आपके ये कहा जा रहा है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आप लोगों ने ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, उसका फायदा आपको लोकसभा में मिल गया, अब नहीं मिलेगा। नहीं, सुनो, संविधान बदलने का नैरेटिव अगर फेक था तो नारा पहले किसने दिया था? 400 पार किसने दिया था? और उन्हीं के लोग जो सांसद भी थे
पूर्व मंत्री भी थे, उन्होंने भी कहा था कि संविधान बदलने के लिए हमें 400 पार करना है। चलो ठीक है, वो तो फेक नैरेटिव उनके ओर से अगर माना जाता है, तो हम अब जो कह रहे हैं कि अदानी को मुंबई उन्होंने ऐसी दे दी, उनके जीआर निकले हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स तो फेक नैरेटिव नहीं ना हो सकते। बिजली की सारी बातें उनको दे दिए, पोर्ट एयरपोर्ट सारी, मतलब सब कुछ वो उनको दे रहे, ये तो फेक नैरेटिव नहीं है ना। इसी पे ये तो असलियत है, उन्हीं के उनके सिग्नेचर है या उनके आदेश है। इसी पे मैं आ चूंकि आपने अडानी का जिक्र किया, आपके विरोधी ये भी कहते हैं कि आप चूंकि अंबानी परिवार के साथ आपके पारिवारिक संबंध है, आप उन्हें टारगेट नहीं करते, सिर्फ अडानी को टारगेट करते हैं। आखिर अडानी से इतनी आपत्ति क्या है? अडानी से आपत्ति नहीं है, अडानी जिस तरीके से मुंबई हजम करना चाहते हैं उससे आपत्ति है मेरी, और ऐसे कोई करने की कोशिश करेंगे तो उनके सामने मैं खड़ा रहूंगा। आप ये भी आरोप लगाते हैं कि आपकी जो सरकार गिरी उसके लिए पैसों का इंतजाम, जो पैसे का अरेंजमेंट, देखो अजित पवार ने ही कहा था, देखा कि वो मीटिंग जो हुई थी उस वक्त अडानी मौजूद थे, तो ये मेरी बनी बनाई बात नहीं है, उन्होंने कही हुई बात है। उधर जी आपकी एक बात पर आती हूँ। आपने कहा है कि अगर किसी को मारना है किसी को, तो आदमी की सोच को पहले मार देना चाहिए। ये सरकार पिक्चर की डायलॉग है। हाँ, तो उसमें एक चीज कही जा रही है कि आपने अपनी सोच मार दी है, आपने अपनी सोच से समझौता कर लिया है। मैंने सोच को नहीं मारा है, मेरी जो सोच है वो मेरे महाराष्ट्र के दुश्मन को खत्म करो, ये मेरी सोच है। नहीं, आपने समझौता क्या इसमें किया गलत है? क्या है? जो भी है मेरे महाराष्ट्र का दुश्मन है उसको खत्म करो, इसमें यही मेरी सोच थी और है। महाराष्ट्र द्रोही किसे कहेंगे आप? जो लगातार महाराष्ट्र को लूट रहे हैं। कौन है वो? आपके सामने, मतलब मैं नहीं, वो बाहर जाएंगे तो आपके सामने है। कौन लेके जा रहा है यहाँ से उद्योग महाराष्ट्र के बाहर? कौन मेरे महाराष्ट्र को भिखारी बना रहा है? यही शब्द उच्चार करने के लिए मुझे दर्द होता है, लेकिन सच्चाई है। जो कह रहे कि देवेंद्र फडणवीस लगातार कहते हैं कि सबसे ज्यादा एफडीआई हम लेकर आए किधर हैं, है? आपका है किधर? कहाँ है? जो टाटा एयरबस हम नागपुर में लाना चाहते थे, बात भी उस वक्त हमारी चल रही थी, और अगर मेरी सरकार होती तो आ भी जाते। वो गुजरात कैसे गया मेरी सरकार जाने के बाद? सारे उद्योग जो आना चाहते थे, जिनके साथ हमने एमओयूज किए थे, वो ये क्या संयोग की बात नहीं हो सकती कि हमारी सरकार जाने के या गिराने के बाद सारे उद्योग चले गए और ये देखते रह गए? अब देखते रह जाओगे, वो क्या ये थी ना एडवर्टीजमेंट। आपको लग रहा है पार्शियलिटी की जा रही जानबूझ के? आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? अन्याय कर रहे हो, पार्शियलिटी नहीं, अन्याय कर रहे हैं महाराष्ट्र के साथ। आपने देवेंद्र फडणवीस जी का जिक्र किया, आज सुबह उनसे मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटने वाले? आप कौन होते हैं हिंदुत्व किसका सही किसका गलत ये तय करने वाले? यही सवाल मैं उनको पूछता हूँ, यही सवाल उनको पूछता हूँ मैं। आप कह रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप आखिर तक लड़ते रहेंगे। आपको लगता है कि कहीं से भी लोकतंत्र खतरे में है? देखो, 2.5 साल हो गए, हम अदालत में गए हैं, हमारी पार्टी तोड़ी गई, हमारे पार्टी का नाम छीनकर उन्होंने चोरों के हाथ दे दिया, कोर्ट में आज तक न्याय नहीं मिल रहा है हमें। तो संविधान है कि नहीं है? संविधान के अनुसार हमें न्याय चाहिए। हम ऐसे नहीं कहते जो हम कह रहे, हम आप हमारे ओर से ही न्याय या डिसीजन दे। जो संविधान के अनुसार है वो करने के लिए, आप सारी बातें आपके सामने हैं, संविधान में लिखा हुआ है, शेड्यूल 10 वगैरह सारी बातें हैं। अब चुनाव आ गए, 2.5 साल हो गए, इनको कुछ किया ही नहीं उन्होंने। और आज जो मोदी जी ने कहा कि छत्रपति संभाजी नगर का नाम उन्होंने किया, ये तो बड़ी मजाक की बात उन्होंने कही। तो मैंने उनको मीटिंग में सवाल किया है कि मोदी जी, छत्रपति संभाजी नगर आपका है कहाँ? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि आज भी अगर आप लिस्ट देखेंगे महाराष्ट्र की कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो आज भी औरंगाबाद पूर्व, औरंगाबाद पश्चिम, औरंगाबाद मध्य और लोकसभा का औरंगाबाद, तो जिस इलेक्शन कमीशन ने मेरा नाम जलबाजी कर उनको उन्होंने दिया चोरों के हाथ में, उन्होंने आज तक मेरे छत्रपति संभाजी नगर का नाम अपनी लिस्ट में बदली क्यों नहीं किया? और जो बात हमने की थी, पहले तो हमने एयरपोर्ट का नाम बदला है, वो तो हमारा ये पारित हुआ है असेंबली में, छत्रपति संभाजी महाराज चिकलठाना एयरपोर्ट, क्यों नहीं नाम दिया? वहाँ गोवा में मनोहर पर्रिकर जी का नाम दिया, अयोध्या में
वाल्मीकि जी उनका नाम दे दिया। तो यहाँ आपको आपत्ति क्या है? आपने जो शिवाजी महाराज जी का स्टैचू भी बनाया था उसमें भी पैसा खाया, वो भी गिर गया। चूंकि हम लोग छत्रपति संभाजी नगर का जिक्र कर रहे हैं तो इसी को लेकर एक बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि अब आप जो है आप लोग को मुस्लिम मतदाता जो है वो ज़्यादा पसंद आने लग गए हैं, उनके लिए ज़्यादा आप लोग प्रयासरत रहते हैं। उनको कुछ कहने के लिए मुद्दे रहे नहीं है। फिर से मैं ट्रैक पे आऊँगा। काश्तकार जो दाम मांग रहे हैं, महिला जो सुरक्षा मांग रही है, बेकार युवा जो रोजगार मांग रहे हैं, ये सारी बातें हैं, वो उसके बारे में तो कुछ कहो। लेकिन आपको हिंदुत्व के बारे में तो आप खुलकर और पूरा आपको आज उसके बारे में बात करना अच्छा नहीं लग रहा। आप बार-बार ट्रैक आप कह रहे हैं उस पर आइए, वो लोग तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। ये चुनाव हिंदुत्व के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। हिंदुत्व के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। मैं कौन हूं, क्या हूं, ये देवेंद्र फडणवीस या मोदी जी नहीं कह सकते। मैं जो हूं मैं हूं। लेकिन ये जो चुनाव है ये लोगों के जीने मरने का संघर्ष है। लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, लोगों को काश्तकार आत्महत्या कर रहे हैं। क्या वो हिंदू नहीं है? हिंदुत्व की बात जो लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई नहीं कर सकते या घर नहीं चला सकते, महंगाई इतनी मार रही है उनको, वो खुदकुशी कर रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हो रहा है क्या वो हिंदू नहीं है? लेकिन वो कह रहे तो हैं वो इसीलिए ना कि आप पहले करो कि ये चुनाव सिर्फ हिंदुत्व के आधार पर लड़ा जाएगा। देखो मैं क्या करता हूं। क्या करेंगे आप? पहले जाहिर तो करो। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि भाई पहले शुरुआत तो मुस्लिम देखो सारे संगठन साथ आए। नहीं देखो, जो भी है ना, वो मुझे लगता है रजत शर्मा जी की वो था ना आपकी अदालत, तो आप अदालत है कहाँ? अदालत में भी न्याय नहीं मिल रहा है। रजत जी की अदालत तो अलग है, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय वो भी नहीं न्याय दे रहा है। और हम फिजूल की बातें कर रहे हैं। जिसका कोई बेचारे जो गरीब लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है, उनकी बात छोड़कर हम भटक रहे कहीं भी। आप न्याय का जिक्र किया तो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है इसी में। मुस्लिम समाज की एक बड़ी आपत्ति है कि भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, मस्जिद में घुस के मारने की बात। देखो डाल पहले देखो 2014 में गैस सिलेंडर के दाम क्या थे, आज कितने हो गए? दाल के दाम क्या थे, आज कितने हुए हैं? चावल के क्या थे, गेहूं के क्या थे? जो वो बात कर रहे हैं आनंदाचा सीधा, उसमें चूहों के यस हाँ ये मिले हैं क्या विष्ठा, जी हाँ, वो मिलती है, कीड़े मिलते हैं, मकोड़े मिलते हैं। तो ये कौन सा मजाक चल रहा है? महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो भी आप उनको सुरक्षा नहीं दे रहे, क्योंकि इसमें इस सरकार के कार्यकाल में जितने सारे गद्दार हैं उनके जो परिवार है उनके पीछे पुलिस लगाए सुरक्षा देने के लिए। आम जनता तो बेहाल है। तो आप कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव आप इस बार का नहीं, हर चुनाव इसी के लिए होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप सवाल पूछे जाने चाहिए कि आपने 10 साल में किया क्या है। तो इस चुनाव में आप हिंदुत्व की बात नहीं करना चाहते हैं? आप सिर्फ विकास और जो परेशानी है वो उठाना चाहते हैं, आप हिंदुत्व की बात नहीं करना चाहते हैं इस चुनाव में? और क्या आप सिर्फ हिंदुत्व की बात करना चाहते हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या मैं तो जो आपके विरोधियों के बयान है वो आपके सामने विरोधी और मैं देख लूंगा, फिर बीच में आप क्यों आती है? पत्रकार है, हमारा काम है आपसे पूछना। आप फिर मेरे मीटिंग का रिपोर्टिंग करो। पत्रकार का काम वो होता है, वो भी करते हैं सर। मीटिंग का रिपोर्टिंग करो। आपने गद्दार का आप किसी की साइड लेकर सिर्फ प्रश्न पूछेंगे तो ये आपका काम साइड नहीं सर, आपका व्यू जानना चाहते हैं। तो मैं तो खुलेआम मीटिंग में जवाब दे रहा हूँ, खुलेआम दे रहा हूँ। तो हमारे इंटरव्यू में मुफ्ती अहमद के साथ, महबूबा मुफ्ती के साथ बैठे तो वो हिंदुत्व उनका कहाँ गया? नवाज शरीफ का केक खाया, उस वक्त हिंदुत्व कहाँ गया? चंद्रा बाबू के साथ बैठे हैं, हिंदुत्व कहाँ गया? नीतीश कुमार के साथ बैठे, हिंदुत्व कहाँ गया? ऐसे कई सारी बातें, लेकिन उससे लोगों को क्या मिलने वाला है? आप कह रहे लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन सत्ताधारी पार्टी कहती है जनाब शब्द आपको प्रिय होने लग गया है, बुनियादी मुद्दे बगल में रह गए। मैं कितने सारे फोटो दिखाऊंगा, दिखाना चाहता हूं, लेकिन फिर वही बात होगी कि गुमराह कर वो घर जलाकर, जो मैं कहता हूं ना, घर जलाकर मुझे पावर नहीं चाहिए। तो इनका सत्ता जिहाद है, सत्ता जिहाद। कुछ भी करो लेकिन सत्ता चाहिए, तो सत्ता जिहाद है इनका। आप महिलाओं की अस्मिता का मुद्दा उठा रहे हैं कि उनके राज्य में महिलाएं जो हैं उनकी सुरक्षा को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक सवाल आप पर भी उठ रहा है जिसमें शिंदे साहब कह रहे हैं कि अगर आज बाला साहब होते तो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अरविंद सावंत ने किया था एक महिला के लिए, तो शायद वो उनका मुंह तोड़ देते। और अब्दुल सत्तार ने किया, उनका सत्कार करते। संजय राठौड़ ने किया, उसको फूलों की माला पहनाते। सुधीर मुनगट्टीवार ने किया, उनको झाड़ पर चढ़ाते।
क्या बात कर रहे हो वो बेवकूफ़ी जैसे? वो कह रहे कि महिलाओं को लेकर हमारी सरकार जो है सख्त इंसाफ दिलाने का प्रयास हो रहा है। आप कह रहे कि उनके मंत्रियों पे कितने सारे बातें मैंने अभी कही। अब्दुल सत्तार ने तो गाली दी थी टीवी चैनल पर, और अरविंद सावंत ने बाद में माफी भी मांगी, तो उन्होंने गलत अर्थ निकाला था। लेकिन ये गाली गलौज करने वाले इनके मंत्री हैं, तो बाला सब पहला इनका मुंह तोड़ देते। आदित्य जी बहुत नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि गद्दारों को बर्फ की सिल्लियों पर लेटाएंगे। हाँ, बर्फ की सिल्लियों पर लेटाएंगे गद्दारों को। मैंने बयान सुना उनका। मैंने नहीं सुना, मैं देखूंगा, लेकिन उसमें गलत नहीं है कुछ। आप तो ये भी कह रही गद्दारों को ऐसा बाण चलाए कि उनके मुंह से ग तक ना निकले। कौन कहा? आपका ये आपका बयान बयान कि गद्दार जो नाही है- नाही ऐसा बांड मैंने कहा ऐसे मराठीमध्ये त्यांना असं गाडा की पुन्हा गद्दारीतला ग निघता कामा नये। बिल्कुल आयस ना, हमने जिन सारे लोगों ने उनके ऊपर एक विश्वास रखा, भरोसा रखा, क्यों रखा? आज बेशर्मी से वो मेरे पिताजी का फोटो इस्तेमाल कर रहे। अरे भाई, अपने खुद के पिताजी का लगाओ ना, क्या शर्म आती है आपको? आपके पिताजी का नाम लेने के लिए आपको शर्म क्यों आ रही है? कौन है आपके पिताजी? कुछ गुनहगार है? वो जो अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी उसमें लिखा हुआ था मेरा बाप चोर है, ऐसा तो नहीं है ना? तो लगाओ ना उनका फोटो। नहीं, वो तो कह रहे हैं वो तो अपने पार्टी के जो मुखिया रहे, उनकी पार्टी जो शिवसेना के संस्थापक, उनका फोटो लगा रहे हैं। वो तो वो आपके पिताजी का फोटो भी है, वो बात अलहदा है। थैंक यू। वो राष्ट्र की संपत्ति आपने मेरे पिताजी का भी है इसलिए कहा। नहीं नहीं, वो ऐसा कह रहे हैं सर, मैं तो आपकी बात कह रही हूँ। मैं वो कह रहे हैं कि मैं चोरों के मुंह नहीं लगना चाहता। चोर तो चोर होता है। वो कोई कल किसी का घर चुरा कर लेके जाए, डकैत करे और कहेंगे ये तो मेरा है। जैसे आज जिस होटल में हम बैठे हैं, यहाँ अब तो डेस्टिनेशन वेडिंग का एक होता है, तो कभी कभी पूरा होटल बुक करते हैं। तो उस वक्त अगर वो जिसने बुकिंग किया वो मालिक को दिखाए, देखो सारी रूम मैंने बुक किए, ये होटल मेरा है। उधर जी क्या कभी आपको ऐसा लगा कि इस चुनावी महाभारत में आप एक अभिमन्यु की तरह से अपनों के ही रचे हुए चक्रव्यूह में फंस गए थे? मैं अभिमन्यु नहीं हूँ और ना ही मैं अर्जुन हूँ। मैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला उनका भक्त हूँ, और ऐसे लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए वो मुझे काफ़ी अच्छा समझता है। आप लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे कि मौजूदा सरकार ने बहुत भ्रष्टाचार किया। मान लीजिए अगर आप लोग की सरकार आती है तो क्या जिन एकनाथ शिंदे पर आप आरोप लगा रहे भ्रष्टाचार का, उन पर जांच होगी, जेल जाएंगे? क्योंकि आमतौर पे हमने देखा है आरोप लगते हैं चुनाव प्रचार के दौरान, बाद में सब ठंडा हो जाता। आप क्या आज इंडिया टीवी के माध्यम से बताएंगे जांच होगी, अगर पाया जाता तो जेल भी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उन्होंने जनता को लूटा है और लूट रहे हैं। और पहले तो मैं कहता हूं ना कि हमने शुरुआत की थी महाराष्ट्र द्रोही, तो गुजरात को सब कुछ दे रहे। मेरी गुजरात से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं साफ कहना चाहता हूं। कई सारे गुजराती लोग मेरे भी अच्छे मित्र हैं, उनके परिवार मेरे अच्छे मित्र हैं, और काफ़ी सालों से पूरे महाराष्ट्र भर कई सारे गुजराती भाई बहन माता पिता सब उनके रह रहे हैं यहाँ पर, और वर्षों से। और जैसे मान लो वो दूध में शक्कर जैसे घुल मिल गए, उसमें मोदी जी नमक डाल रहे हैं, उसमें नमक डाल रहे। जो गुजरात का हक है वो गुजरात को जरूर दो, लेकिन मेरे महाराष्ट्र का जो मुंह का कोर रहता है, निवाला को या वो छीनकर उनको मत दो। ये मेरी बात है और मैं करके रखूंगा। वो जितना सारा लूटा हुआ मेरे महाराष्ट्र का वैभव है वो मैं वापस लाऊंगा। उद्धव जी, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से पार्टी के साथ चुरा ली गई आपकी पार्टी, गद्दारी की गई है, आपके परिवार को लेकर भी एक सवाल उठ रहा है। राज ठाकरे कह रहे हैं कि जब आदित्य ठाकरे चुनावी मैदान में आए थे तो उन्होंने परिवार का पूरा सम्मान रखा था। देखो एक बात कहूं, मैं आज तक मैंने कभी उनके बारे में या आदित्य ने कभी उनके बारे में गंदी भाषा का उपयोग नहीं किया, गंदी भाषा का उपयोग नहीं कहा। तो रिलेशन जब अच्छे ताल्लुक होते हैं, भले ना अपने कोई कांटेक्ट नहीं है तो भी एक भाषा का प्रयोग करते वक्त जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मेरी मिमिक्री कर रहे थे, और उन्होंने जो मेरे पिताजी को दर्द दिया है ना वो मैं नहीं भूला। वो तो कह रहे हैं जब आप बीमार होते सबसे पहले गाड़ी लेके वही पहुंचे थे। नहीं, अभी जो मैं बीमार था या ऑपरेशन हुआ था तब की बात करूं। खैर वो तो हमारी पारिवारिक। नहीं, लेकिन क्या दर्द का जिक्र है, क्योंकि उनका कहना है कि आपने जो है, मुझे उनके बयान याद आ रहे हैं अब आपके बातों बात, कि आपने उन्हें जीवित जब वो थे तब उद्धव जी ने दर्द दिया था, ना कि मैंने दिया था, मैं तो उनके साथ खड़ा था। अगर उनकी बात आपको सच लग रही है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप उनको महाराष्ट्र द्रोही भी कह रहे कि वो बीजेपी का साथ दे रहे, और जो बीजेपी का साथ देगा, जो भी महाराष्ट्र लूटने वालों को साथ देगा वो महाराष्ट्र द्रोही है।
तो ऐसे लोगों को मैं कैसे माफ कर सकता हूँ? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट को आपने जनाब बाला साहेब बना देखो दिया। देखो, एक बात ऐसी है, हर एक को, मैं भाजपा को भी कहता हूँ, हम मिंदे को भी मैं कहता हूँ, जो आप बोल रहे मेरे भाई साहब, उनको भी भाई साहब आप अपनी, या सबको कहता हूँ, अपनी सोच से अपनी पार्टी चलाओ। मेरी सोच का आधार लेकर अपनी पार्टी क्यों चला रहे हो? मेरी आलोचना करके अपनी पार्टी क्यों चलाना चाहते हो? विरोधियों की आलोचना नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? नहीं, लेकिन उस आलोचना ही आपकी पार्टी की लाइन है, तो भगवान आपका भला करे। पर उद्धव जी आपको लगता तो उनकी कुछ सोच होनी चाहिए ना। एक- आज इधर वो क्या था ना गाना, पर परिवार के लिए लगता आज है इधर कल उधर। खून का रिश्ता काफी बड़ा होता है। एक मेरा सीट खून छोड़ी का जा रिश्ता सकती थी। महाराष्ट्र के साथ है, खून का रिश्ता महाराष्ट्र के साथ है, शिवसैनिकों के साथ है। और लड़ते वक्त जो मेरे साथ, आज मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो भी सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं, उनका भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा। लेकिन महाराष्ट्र के चुनावों में हमने देखा कि जनता जो है परिवार को बहुत वैल्यू करती है। जिस तरह से आपको जनता का प्यार मिला क्योंकि आपके साथ पार्टी, ये प्लीज आप मोदी जी को बताइए। नहीं तो नहीं, मोदी जी ने तो मुझे नकली संतान कहा, मोदी जी ने तो परिवारवाद कहा। तो आप ये सारी चीजें प्लीज मोदी जी को पहले समझाइए, फिर हम बात करेंगे। नहीं तो मैं वही कह रही हूँ कि शरद पवार जी की अभी हमने देखा कि सुप्रिया सुले और उनकी भाभी जब आमने सामने थी तो सुप्रिया सुले को चुना वहां पे जनता ने। तो ऐसे में अगर आज जब राज ठाकरे जी के पुत्र चुनावी मैदान में, अगर एक सीट आप परिवार के नाते छोड़ते तो शायद छोड़ो ना, बड़प्पन नहीं हो जाता। नहीं, उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, और ये भी सारी चीजें महाराष्ट्र के लोगों के जीवन से कोई संबंध नहीं रखती। ठीक है, चलिए। उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको अनाज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सारी बातें इस चुनाव में आएगी। लेकिन इमोशनल सेंटिमेंट तो बिगड़ते हैं ना। जिस तरह से जब आप किसी को गद्दार कहते हैं, चोर बताते हैं, तो महाराष्ट्र की जनता खड़ी होती है कि हाँ भाई इसके साथ गलत हुआ। तो फिर जब राज ठाकरे कहते हैं कि मैंने छोड़ी थी और आपने नहीं छोड़ी, तो भी तो सेंटिमेंट बार-बार एहसान जताते हैं। महाराष्ट्र की जनता सिर्फ अपने चैनल के माध्यम से नहीं देख रहे, खुलेआम उनके आंखों से देख रहा है जो कुछ हो रहा है, तो देख। अब एमवीए की बात कर लेते हैं। लगातार आप लोगों की तरफ से प्रयास किया गया था कोई सीएम फेस दिया जाए, लेकिन नहीं हुआ। अब क्या स्थिति है? आप चुनाव लड़ रहे हैं और कांटे की टक्कर नजर आ रही है, लेकिन कुछ एक जगहों पर अब भी जो आपके नेता चाहते हैं कि उद्धव जी सीएम बने, कांग्रेस के नेता चाहते हैं उनके नेता सीएम बने, पवार साहब के साथ भी यही नजर आ रहा है। क्या एमवीए में कुछ ऐसा तय हुआ कि जो भी फैसला आता है आप लोग के हक में आता है, तो 5 साल तक एक ही पार्टी का सीएम रहेगा या 2.5 साल का ऑप्शन रहेगा अन्य साथी दलों के लिए भी? देखो, पहले तो मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ, हर एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपना नेता सीएम बने ऐसा सपना देखने कोई गुनाह नहीं है। मेरी पार्टी के लोग चाहते हैं कि मैं सीएम बनूं, पवार साहब शायद चाहते होंगे जितेंद्र आवाड़िया और कोई सीएम बने, कांग्रेस शायद चाहती होगी नाना पटोले या वडेट्टीवार बने या कोई बने, तो अपना अपना सपना है। लेकिन जब भी परिणाम जाहिर हो जाएंगे तब हम सारे लोग बैठकर तय करेंगे। और मैं तो कहता हूँ पहले मेहनत करनी होगी। चुनाव ये चुनौती है, आसानी से नहीं लेना चाहिए। सपनों में हम रहेंगे तो आपको कांटे की टक्कर नजर आ रही है या फिर आपको लगता है कि हाँ एडवांटेज आप लोगों के साथ है? मैं एक बात बताऊं, मैं आशा भोसले जी की एक याद दिला दूं आपको। उनका एक गाना अभी याद नहीं आ रहा है, कुछ साल हो गए, एक गाना बहुत ही पॉपुलर बना था और एक इंटरव्यू में उनको कहा गया कि आशा जी कि इतने साल, मतलब आप इतनी साल की आपकी उम्र इतनी है लेकिन आज भी आपका इतना गाना पॉपुलर हो गया, ये कैसे? तो उन्होंने जो जवाब दिया था कि आज भी मैं गाती हूँ और जब भी मेरे सामने कोई गाना आता है तो वो मेरे लाइफ का पहला गाना है, ये समझकर मैं मेहनत करती हूँ। तो आप उसी तरह से मेहनत कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के नतीजे अलग, करनी होती। वो जब वो नहीं सोचती कह रहे मैं आशा भोसले हूँ कुछ भी गा लूंगी, नहीं, तो वो आज भी आशा जी, आशा ताई मेहनत करती है और इसीलिए इतने सालों के भी बाद भी वो है। उद्धव जी, आपने सीएम पद के लिए, ऐसा आरोप लगता है, मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा आरोप लगता है कि आपने सीएम पद के लिए एक नेचुरल अलायंस तोड़ दिया आपने, ठीक है? यस, तो बताता हूं मैं आपको, वो भी बातें हुई है। उन्होंने तय किया था अमित शाह ने, और ये वचन मैंने मेरे पिताजी को दिया था कि शिवसेना का मैं चीफ मिनिस्टर बना के दिखाऊंगा। एक्चुअली वो वचन मेरा आज तक पूरा हुआ नहीं है। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा।
तो इस बार अगर चीफ मिनिस्टर आप नहीं बने तो चलेगा? रुको ना, आपका सवाल का तो जवाब देने दो। ठीक है। तो उन्होंने पहले मेरा वचन तोड़ा, इतना ही नहीं, उन्होंने जब जाहिर किया कि ये सारी बातें झूठी है, तो मेरे माथे पर झूठ का इल्जाम मैं नहीं सह सकता। तो ये तो दगाबाजी होगी, और इसलिए मैंने उनका साथ छोड़ दिया। उनकी जो नीति है यूज एंड थ्रो, ये अच्छी बात नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि कल या परसों किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने पूछा कि आप उनको क्या कहना चाहेंगे। मैं चाहूँ कुछ भी, लेकिन वो मानेंगे क्या? अगर वो मानेंगे तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि संकट के समय में जो मित्र अपने साथ रहता है उसको ख़त्म करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपत्ति आती है जाती है, शायद वापस आ सकती है, लेकिन दोस्त अगर टूट जाता है तो दूसरा दोस्त नहीं मिलेगा आपको। दोस्ती रिवाइव हो सकती है? नहीं, वो तो उन्होंने तोड़ी है। नहीं, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता ना, कहते हैं। नहीं, ये जो चल रही है उसको मैं राजनीति नहीं मानता। राजनीति भी एक अच्छा क्षेत्र है जो लोगों की सेवा कर सकते हैं। अच्छी काफ़ी, जैसे मैंने कहा, उद्योग लाना है, पानी की समस्या है, लोगों को रोजगार देना है, ये सारी बातें जब आपके पास सत्ता होती तो ही होती है ना। तो राजनीति कोई गंदी बात नहीं है, राजनीति बहुत ही अच्छा या पवित्र काम है, लेकिन ये जो है ये राजनीति नहीं है। अगर नतीजे आपके हक में आए और मौका मिला कि भाई सीएम आपकी तरफ से होगा, तो अगर पिताजी का वचन इस बार भी आप नहीं निभा आप पाए, देखो ना, तो फिर से साथ छोड़ देंगे क्या? आप देखो ना, आप देखो, कोई प्रॉमिस हुआ है क्या? आप देखो। मैं इसी पे आ रहा हूँ। अब चूंकि आपने एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाने का वादा अपने पिताजी से किया है, अब चर्चा ये चल रही है, आपके कई नेताओं से हमारी निजी जब बातचीत होती है, उनका कहना है कि अभी उद्धव जी की प्राथमिकता है महाराष्ट्र में फिर एक बार संगठन को खड़ा करना, मजबूत करना। ऐसे में अगर सत्ता बनाने की पोजीशन में आप आते हो और आप लोग सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरते हैं, तो उद्धव जी सीएम की जिम्मेदारी आदित्य को देंगे, क्योंकि नए युवा चेहरे की जरूरत और खुद पार्टी संभालेंगे। ऐसी बातों को मैं महत्व नहीं देता, उनको जो भी करने करने। ओके, बट एक आम देखो, मैं अमित शाह नहीं हूँ कि बिना बल्ला हाथ में पकड़े हुए बेटे को प्रेसिडेंट बना दिया। मतलब एक आम शिवसैनिक के लिए मौका है। अभी देखो तो सही, इतने जल्दी क्यों कर रहे हैं? अभी तो कितने, आज क्या तारीख है? 10 दिन तो बाकी है। लोकसभा चुनाव में जो आप लोग की जो कॉम्बिनेशन था या जो बॉन्डिंग थी, विधानसभा चुनाव में भी उस तरह से नजर आ रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप लोग बहुत बड़े बनकर उभरे, लेकिन कांग्रेस जो एक सांसद था उनके पास 13 सांसद आ गए। अभी क्या स्थिति है जब आप विधानसभा चुनाव प्रचार कर रहे हैं? तो 23 तारीख को बताता हूँ। शिंदे जी कह रहे हैं उनका स्ट्राइक रेट आपसे बेहतर था। 23 तारीख को बताऊंगा मैं। इसकी यहाँ से आगे शिवसेना की राह क्या हो? चुनाव तो अब अंतिम पड़ाव में है, शिवसेना की राह यहाँ से आगे क्या होने वाली है? देखो, हमारी राह, मतलब शिवसेना का जो जन्म हुआ है, यही लोग भूल गए। महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों को न्याय देने के लिए शिवसेना का जन्म हुआ है, तो हम देंगे। उद्धव जी, मेरा आखिरी सवाल इस इंटरव्यू से कि इस चुनाव में आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए हिंदुत्व, हिंदू वोटर्स एक मुद्दा है या नहीं? हिंदुत्व, हिंदू वोटर मुद्दा जरूर है, लेकिन देश में, आज ही मैं स्टेज पे था तो क्रिश्चियन एक फादर आए थे, उन्होंने उनके समाज का मुझे सपोर्ट दिया है। एक बौद्ध आए थे, उन्होंने दिया है। मुस्लिम आए थे, उन्होंने दिया है। तो वो अपने देश के वोटर है या नहीं है? सबका साथ सबका विकास। नहीं, आप बताओ ना, क्या मुस्लिम हमारे देश के वोटर है या नहीं है? आप बताओ। अब मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ। देखिए, इंटरव्यू लेने का काम आप हमारे लिए नहीं, मैं भी संपादक हूँ, मैं भी एडिटर हूँ। जब आप सामना के लिए इंटरव्यू लेंगे तब हाँ, मैं सामना का इंटरव्यू हूँ। आज मैं इंडिया टीवी के लिए आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। आप बताइए, मुस्लिम इस देश के वोटर है या नहीं है? हिंदुस्तान का हर नागरिक जो 18 साल से उम्र के ऊपर है वो वोटर है। नहीं, वो मुस्लिम हो तो सब, वो मैंने कहा ना, क्रिश्चियन है तो मेरे नागरिक है, वो बौद्ध है तो है सर, बराबर है ना? तो फिर आपके मत से मैं सहमत हूँ। अगर जो नहीं है तो वो डिक्लेयर करे कि यही वोट दे सकते, ये नहीं दे सकते, ये दे सकते, ये नहीं दे सकते। उद्धव जी, आपने हमसे बातचीत करी और वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।